मुस्लिम, आज चाइना पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम कंट्री के साथ दोस्ती करता है, उनके साथ एग्रीमेंट साइन करता है, उनके साथ ट्रेड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है और मुस्लिम दुनिया में भी चाइना को एक रिलायबल पार्टनर की तरह देखा जाता है। पाकिस्तान की केस में कहें तो पाक चीन दोस्ती के नारे तक यहाँ पर लगाए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चाइना की एक डार्क रियलिटी ये है कि वो चाइना में मौजूद वीगर मुसलमानों का जेनोसाइड कर रहा है, बल्कि 1 करोड़ से ज्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसकी आइडेंटिटी तक बदलने की वो कोशिश कर रहा है। Declare what's happening to the minority Muslim Uyghur population in China a genocide. To recognize that genocide is currently being carried out by the People's Republic of China. There is a genocide happening in Xinjiang in northwest China today. Xinjiang, as such, has committed genocide. UNO found that China has committed genocide against the Uyghur. 1 करोड़ से ज्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसकी आइडेंटिटी तक बदलने की वो कोशिश कर रहा है, बल्कि वो जो दाढ़ी रखना या हिजाब रखने के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं उन पर भी वो बैन लगाता है। बल्कि कई जगहों पर चाइना ये कैंपेन्स चलाता है कि वहां पर जो मुस्लिम औरतें हैं उनकी जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनके साथ शादियां तक करवा दी जाएं। बल्कि इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो फंड करती है, वो लोगों को पैसे देती है, कैंपेन्स चलाती है कि तुम वीगर मुस्लिम औरतों के साथ शादियां तक करो, और पूरी तरह से उनकी आइडेंटिटी को वो पिछले कई सालों के अंदर बदलने की कोशिश कर रहा है। अब ये वीगर मुस्लिम कौन है, चाइना उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है और इसमें पाकिस्तान का क्या रोल आ जाता है? वैसे तो कुछ लोग ये जानते हैं कि हाँ चाइना में कुछ हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली क्या हो रहा है आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। पहले तो बहुत सारे पाकिस्तानियों को ये पता ही नहीं होगा कि आज के टाइम एक बड़ी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो चाइना के अंदर भी रहती है, और ये चाइना पूरी चाइना के अंदर नहीं रहते, बल्कि ये चाइना के एक नॉर्थ वेस्ट के अंदर एरिया है, शिंजियांग पूरा एक प्रोविंस है, वहां पर ये मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। ये 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है और इन्हें वीगर मुस्लिम कहा जाता है। लेकिन ये जो एरिया है ना पूरा प्रोविंस जो शिंजियांग का, ये कभी भी चाइना का पार्ट नहीं था। ये ईस्ट तुर्किस्तान नाम से एक कंट्री हुआ करती थी, ये वीगर्स की एक मुस्लिम कंट्री थी जो यहाँ पर हुआ करती थी, जिसे 1949 के अंदर चाइना ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था, इसे ऑक्यूपाई कर लिया था। चाइना ने इस एरिया को अपने कब्जे में जरूर ले लिया था, लेकिन एक बड़ा मसला ये था कि यहाँ के जो लोग थे वो बाकी चाइना से मिलते ही नहीं थे। मतलब ये कि बाकी आप जो पूरा चाइना देखते हो ना, वहाँ पर एक एथनिक ग्रुप रहता है जिन्हें हान चाइनीज कहा जाता है, ठीक है। ये पूरे एरिया के अंदर एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, एक ही तरह का कल्चर है, एक ही तरह का ट्रेडिशन है, और ये एथियस्ट टाइप के लोग हैं जो इस पूरे चाइना के अंदर रहते हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है जो पूरे चाइना के अंदर रहता है। लेकिन ये जो एरिया चाइना ने ईस्ट तुर्किस्तान का कब्जे में लिया था, यहाँ के जो लोग थे वो चाइना से नहीं मिलते थे। मतलब वो एक तो वीगर मुस्लिम्स थे, ठीक है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन उन लोगों की थी, उसके अलावा जो छोटे मोटे एथनिक ग्रुप थे वो भी चाइना से नहीं मिलते थे, ठीक है। और ये जो वीगर्स थे ना, ये तुर्किश लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। इनका कल्चर ट्रेडिशन जो है ना वो ज्यादातर मिलता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और तुर्किश लोगों का कल्चर जो है वो इनके साथ मिलता है, बल्कि ये तुर्किश लोग ही हैं जो इस एरिया के अंदर रहते थे। तो और चाइना ये बात जानता था कि हाँ ये लोग उसके नहीं है, और उसने इस एरिया को कब्जे में कर रखा है। तो इसीलिए चाइना ने 1956 के अंदर इस एरिया को स्पेशल ऑटोनमस रीजन का नाम दिया। मतलब ये कहा कि भाई तुम अपना कल्चर प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने रूल्स बना सकते हो, अपने लॉज को इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये चाइना ने सिर्फ कहा था, मतलब ये ऑन द पेपर चीजें चाइना ने कही थी, लेकिन एग्जैक्टली कभी ऐसा हुआ नहीं। चाइना हमेशा से इस एरिया को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना चाहता था, और इसीलिए स्टार्ट से ही चाइना ने यहाँ पर डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग करना स्टार्ट कर दिया 1950 से। अब डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आज के टाइम जो इंडिया है वो कश्मीर के अंदर डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग कर रहा है, वो इस तरह से कि कश्मीर के अंदर मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, तो इसलिए वो वहां पर हिंदूज को लाकर बिठा रहे हैं ताकि वहां पर जो हिंदू और मुसलमानों को वहां पर जो है बैलेंस किया जा सके, और कल को ये कहा जा सके कि कश्मीर जो है वो कभी पाकिस्तान का पार्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पर हिंदूज की रहती है। और यही सेम चीज इजराइल ने की थी फलस्तीन के अंदर, या यहूदियों ने की थी फलस्तीन के अंदर, कि वहां पर डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग कर दी थी और वहां पर एक बड़ी पॉपुलेशन जो यहूदियों की थी वो लाकर बिठा दी थी और बाद में मुल्क पर कब्जा कर लिया था। और यही चीज 1950 से ही चाइना जो है वो ईस्ट तुर्किस्तान के अंदर कर रहा है। उसका जो फर्स्ट फेज हमने देखा था वो तब देखा था जब चाइना ने 1954 के अंदर एक आर्मी के यूनिट को यहाँ पर डिप्लॉय किया था। इसका नाम था शिंजियांग प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन कॉर्प्स। कहने को ये आर्मी की एक यूनिट थी, लेकिन ये पूरी स्टेट के अंदर एक स्टेट थी, मतलब एक पूरी गवर्नमेंट थी जो यहाँ पर डिप्लॉय कर दी थी। सारे इख्तियारात इस कंपनी के हाथ में पकड़ा दिए थे, ये यहाँ पर प्रोडक्शन कर सकते थे, और इन्होंने स्टार्ट से ही इस एरिया को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेना
स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहला काम इन्होंने ये किया कि बॉर्डर्स को अपने कंट्रोल में लिया और उसके पास आसपास की जितनी भी जमीन थी वहां पर जो है वो एग्रीकल्चर उगाना शुरू कर दिया। और उसके अंदर आज भी जो कॉटन चाइना प्रोड्यूस करता है 40% वो इसी एरिया से ही आज टाइम वो निकालता है। उसके अलावा इन लोगों ने यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट कर दी थी, यहाँ पर मिनरल एक्सट्रैक्टर निकालना शुरू कर दिए थे, बहुत सारी मादनियात यहाँ पर निकालना शुरू कर दी थी। गैस को यहाँ से इन लोगों ने निकाल कर चाइना लेकर गए और सारे मिनरल्स को निकाल कर यहाँ से चाइना लेकर गए। बहुत सारी प्रोडक्शन यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट करी, बहुत सारी कंपनीज को यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था, बहुत सारी चीजों को यहाँ पर प्रोड्यूस इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। और ये जो कंपनी है वो आज के टाइम 13 के करीब जो साइट्स हैं इस पूरे एरिया के अंदर डेवलप कर चुकी है। अब इतनी ज्यादा प्रोडक्शन हो रही थी, इतनी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा था, बहुत सारी चीजों को डेवलप किया जा रहा था, तो होना तो ये चाहिए था कि आज के टाइम जो वीगर मुस्लिम्स हैं उनकी हालत बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाइना ने क्या किया कि वहां पर बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जब बिल्ड किया और तो वहां पर बिल्ड करने के बाद बहुत सारे जो हान चाइनीज थे, जो चाइनीज लोग थे, उनको लाकर शिंजियांग के अंदर या ईस्ट तुर्किस्तान के अंदर बिठाना स्टार्ट कर दिया। मतलब इतने बड़े लेवल पर यहाँ पर डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग चाइना ने की कि 1950 के अंदर यहाँ पर सिर्फ 5 से 6% जो हान चाइनीज इस एरिया के अंदर रहा करते थे वो 2000 के टाइम में 40% मतलब 35% लोगों को लाकर चाइना से इस शिंजियांग ईस्ट तुर्किस्तान के अंदर चाइना ने बिठा दिया था, बल्कि वीगर मुसलमानों की जमीन पर उनके जरिए कब्जा उन लोगों ने कर लिया। और साथ में वीगर मुसलमानों के साथ ये किया कि उनको जॉब भी नहीं दी गई थी। मतलब ये किया गया कि जो बड़ी बड़ी पोस्टें थी, जो अच्छी अच्छी जॉब्स थी, वो खान चाइनीज को दे दी गई और जो वीगर मुस्लिम थे उनको फाइनेंशियली भी कमजोर रखने के लिए ये किया गया कि उनको सिर्फ एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर मतलब ठूस दिया गया, ठीक है, और ताकि उन्हें मेहनत भी ज्यादा करवाई जा सके, उनसे काम भी ज्यादा लिया जा सके और उन्हें जो फाइनेंशियली भी कमजोर रखा जा सके। ये कुछ चीजें, एक तो चाइनीज जो वीगर मुस्लिम से उनकी जमीनें भी उनसे छीन ली गई थी, उनको अपनी ही जगह पे माइनॉरिटी बनाया जा रहा था। साथ में इसके साथ एक बड़ी चीज ये होती है कि 1966 से लेकर 1978 तक 9 तक वहां पर ना एक कल्चरल रेवोल्यूशन चलती है। ये कम्युनिस्ट एक कल्चरल रेवोल्यूशन थी। उस टाइम पर माओ जेडोंग जो वहां का लीडर था, एक कम्युनिस्ट लीडर था जिसने वहां पर ये कल्चरल रेवोल्यूशन लेकर आया। कल्चरल रेवोल्यूशन का मतलब ये था कि सब लोग एथियस्ट होंगे और कोई भी आदमी कोई मजहब प्रैक्टिस नहीं कर सकता, कोई ट्रेडिशन कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इस सब सिनेरियो के अंदर भी जो वीगर मुस्लिम थे उनकी मस्जिदें तबाह की गई थी, उनके स्कॉलर्स को, जो इमाम थे वहां के मस्जिदों के, उनको उठा के जेलों में फेंक दिया गया था। कई लोगों को जबरदस्ती सूअर और शराब पिलाने की कोशिश की गई थी और कई जगहों पर मुसलमानों पर बहुत सारे जुल्म इस एरिया के अंदर या पूरे चाइना के अंदर उस टाइम पर कल्चरल रेवोल्यूशन के सिनेरियो के अंदर देखने को मिले थे, जिसकी वजह से भी वीगर मुसलमानों के अंदर बहुत सारा गुस्सा भर रहा था। लेकिन इसके बाद जब कल्चरल रेवोल्यूशन खत्म भी हो गई थी तो उसके बाद भी वीगर मुसलमानों पर यह प्रेशर डाला जा रहा था और कहा जा रहा था कि भाई तुम जो है अपने बच्चों को कत्ल करना शुरू करो, अपने बच्चों का अबॉर्शन कराओ, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारे जो गांव थे वहां पर प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। और उसके बाद 1989 के अंदर एक प्रोटेस्ट सामने आता है गांव के अंदर से और वहां पर जो नाराबाजी की जाती है और कहा जाता है कि हम मार्क्सिस्ट नहीं है, हम कम्युनिज्म के खिलाफ हैं, हम अबॉर्शन नहीं करवाएंगे, अपने बच्चों को कत्ल नहीं करेंगे। इस तरह के जो हैं वो वहां पर स्लोगन इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिसके बाद चाइनीज ने बहुत बुरी तरह से उनको लोगों को मसला था। इसके बाद एक और गांव था, वहां पर भी प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलते हैं 1997 के अंदर, और चाइना ने इसे पूरी तरह से क्रैश किया था। इन जो प्रोटेस्टर्स थे बड़ी बुरी तरह से बेदर्दी के साथ उन लोगों का कत्लेआम चाइना ने यहाँ पर किया था। और इस टाइम के अंदर ना कुछ छोटे मोटे जो टेररिस्ट ग्रुप थे वो भी एक्टिव हो रहे थे इस एरिया के, और इसी वजह से वहां पर कुछ ब्लास्ट वगैरह भी अलग अलग एरियाज के अंदर देखने को मिल रहे थे और लोग टारगेट कर रहे थे हान चाइनीज को। उसके बाद 2009 के अंदर जो शिंजियांग ईस्ट तुर्किस्तान का जो कैपिटल था वहां पर एक बड़े लेवल पर हमें राइट्स देखने को मिलते हैं, एक बड़े लेवल पर मास प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। और ये प्रोटेस्ट पहले स्टार्ट में तो ये प्रोटेस्ट थे, लेकिन बाद में जो लोग हैं वो हान चाइनीज के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये वीगर मुसलमानों की ना एक बेबसी हमें देखने को मिलती है कि वो ना पहले तो कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में वो बड़े अग्रेसिवली ना हान चाइनीज को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि पहले उनसे जमीन छीन ली गई, बहुत सारी उनकी जगहें छीन ली गई, उन्हें फाइनेंशियली कमजोर रखा जा रहा था। लेकिन 2010 से पहले जो चीज चाइना में हो रही थी, ये जो वीगर मुसलमानों के साथ शिंजियांग में की जा रही थी, वो तो सिर्फ एक आइडेंटिटी, मतलब जमीन की आइडेंटिटी को बदलने की कोशिश की जा रही थी और सिर्फ डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग लग रही थी। लेकिन उसके बाद पिछले 10-15 साल के अंदर जो चीजें शिंजियांग के अंदर वीगर मुसलमानों के साथ की गई है, वो ना तो इससे पहले किसी एथनिक ग्रुप के साथ, न किसी कम्युनिटी के साथ या किसी मजहबी किसी के साथ भी शायद ही दुनिया में इससे ज्यादा जुल्म जो पिछले 10-15 साल से हो रहा है और अभी भी हो रहा है, वो शायद ही दुनिया में कभी हुआ होगा। और पहले तो चाइना सिर्फ ना जमीन की आइडेंटिटी को बदल रहा था,
اس کے بعد پچھلے 10-15 سالوں کے اندر چائنا نے لوگوں کی، انسانوں کی آئیڈینٹیٹیز کو بدلنا شروع کر دیا، اور اس کا سٹارٹ ہوتا ہے 2017 سے، جب شنجیانگ سے کچھ سیٹلائٹ امیجز سامنے آتی ہیں. یہ سیٹلائٹ امیجز آپ دیکھتے ہیں اس ترکستان کے بہت سارے ایریاز کے اندر تھی، اور اس کے اندر نا کچھ کیمپس نظر آ رہے تھے. پہلے تو یہ کیمپس وہاں پر نہیں تھے، لیکن 2015 کے اندر کچھ کنسٹرکشن وغیرہ دکھ رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ہوا کہ پراپر یہاں پر ہمیں جو ہے وہ کیمپس دکھ رہے تھے. دیکھنے میں یہ کوئی اسکول ٹائپ یا کوئی ہاسپٹل ٹائپ لگ رہے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان کیمپس کے اندر جو ہے وہ 10 لاکھ قریب جو ہے ویگر مسلمانوں کو رکھا گیا ہے. کچھ حد تک وہ لوگ بھی ہیں جو چائنیز پالیسی کے خلاف چلتے ہیں، ان کو بھی رکھا جاتا ہے، لیکن وہ ایک بڑی کم تعداد میں لوگ تھے جن کو ان کیمپس کے اندر رکھا گیا تھا. اب سوال یہ اٹھتا تھا، ایک جو جرنلسٹ تھا وہ کسی طرح چھپ چھپا کے ان کیمپس کے قریب پہنچا بھی تھا، لیکن باہر کوئی بھی ہمیں دکھتا نہیں تھا. اور چائنا نے سٹارٹ میں اس کو ڈینائی بھی کر دیا تھا کہ بھائی جی ایسے کوئی کیمپس ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. لیکن بعد میں جب چائنا کو یہ سمجھ آیا کہ نہیں سیٹلائٹ امیج جا رہی ہیں، سب کچھ سامنے ہے، تو پھر اسے یہ ماننا پڑا کہ ہاں یہ کوئی کیمپس ہیں، لیکن اس نے کہا یہ ری ایجوکیشن کیمپ. اب ری ایجوکیشن کا جو لفظ تھا نا، یہ اس سے پہلے جو نارتھ کوریا اگر آپ جانتے ہیں تو وہاں پر بھی ری ایجوکیشن نام سے کیمپس وہاں پر بنائے جاتے ہیں. تو لوگوں نے اس کے ساتھ کمپیریزن جب شروع کیا تو چائنا کا نہیں یہ ری ایجوکیشن کیمپس بھی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے یہ ویکیشنل اسکول ہیں. ویکیشنل اسکول اس طرح سے ہیں کہ یہاں پر جو ویگر مسلمز ہیں ہم ان کو رکھتے ہیں اور ان سے ہم لوگ جو ہے ٹریننگ کراتے ہیں، ان کو کام سکھاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے ایک پروپیگنڈا ویڈیو تک لانچ کر دی تھی. اس کے اندر وہ دکھا رہے تھے کہ کیسے وہاں پر جو ویگر مسلمز ہیں کام کر رہے ہیں، کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ وہ. بٹ یہ صرف پروپیگنڈا تھا، کیونکہ ان کیمپس کے اندر کوئی عام ویگرز موجود نہیں تھے. بڑے بڑے ڈاکٹرز، انجینئرز، کوئی مسجدوں کے امام تھے، الگ الگ لوگ تھے. ان سب کمیونٹیز کے لوگوں کو اس کے اندر رکھا گیا تھا. اس کے علاوہ 231 کے قریب تو سیلیبریٹیز تھے، کوئی جرنلسٹ تھا، کوئی جو الگ الگ جگہوں سے آتے، ان لوگوں کو بھی ان کیمپس کے اندر رکھا گیا تھا. بلکہ ایک جو ماڈل تھا وہاں پر جو ماڈلنگ وغیرہ کرتا تھا لڑکا، اس کو بھی ان لوگوں نے اریسٹ کر لیا تھا. وہ ویگر تھا اس لیے اس کو بھی اریسٹ کر لیا گیا تھا. تو اس کو جب اس کی فوٹیج سامنے آئی کہ اس کو کیسے بیڈ کے اندر باندھا گیا، تو اس سے کچھ چیزیں اور زیادہ ایکسپوز ہونے لگی. اس کے بعد ایک فوٹیج سامنے آتی ہے ان کیمپس کے اندر سے، جہاں پر یہ کیمپ جو ہے نا وہ دکھتا ہے کہ جیسے وہاں پر نا چھوٹی چھوٹی سلاخیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، سلاخیں موجود ہیں، اور بڑی چھوٹی سی جگہ ہے، اندھیرا سا ہر جگہ سے چھایا ہوا ہے. تو یہ چیزیں، اس کے بعد بھی یہ چیزیں سامنے آنے لگی کہ یہ کیمپ کچھ ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد جب لوگ ان کیمپ سے باہر نکل کر آئے اور جو انہوں نے ان کیمپس کا حال بتایا وہ بتانے کے قابل ہی تھا. ایک لیڈی جو نکل کر آئی ان کیمپ سے، اس نے بتایا کہ سسٹمیٹک طریقے سے یہاں پر ریپ کلچر کو پروموٹ کیا جاتا ہے. پہلے تو اس نے یہ بتایا کہ یہاں پر ہر جگہ پر جو ہے نیشنل اینتھم ہوتا ہے چائنا کا، وہ سکھایا جاتا ہے. شی جن پنگ کی تعریفیں آپ کو دکھائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ چائنیز پالیسیز کو دکھائی جاتی ہیں کتنی اچھی ہیں، ان کو چائنیز لینگویج سکھائی جاتی ہے. اور ویگر کلچر یا ٹریڈیشنز یا مذہب سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز وہاں پر کرنے نہیں دی جاتی. آپ ذرا سی بھی کوئی حرکت کرو تو آپ کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، الیکٹرک شاکس دیے جاتے ہیں، آپ کو آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے. صرف واش روم ہیں جہاں پر وہاں پر کیمراز موجود نہیں ہیں، اور پوری جگہوں پر آپ کو کیمراز ہی دکھتے ہیں. اور کئی جگہوں پر آپ کو اکیلا بٹھا دیا جاتا ہے، آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے تاکہ آپ کو تکلیف پہنچائی جا سکیں. پھر وہاں پر چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، وہاں پر ایک ہی جگہ پہ بہت ساری عورتوں کو ٹھونس دیا جاتا ہے. اور وہاں کی جو پولیس ہے نا وہ یونیفارم نہیں پہنتی کوئی جو جیسا پولیس کو ہوتا ہے، بلکہ وہ سوٹس پہنتے ہیں. اور وہ وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ رات کے ٹائم وہاں پر آتے ہیں کیمپس کے اندر، اور اس میں سے کسی نہ کسی جو لڑکی ہے یا کوئی بھی لڑکی ہے اس کو چوز کرتے ہیں اینڈ اسے لے جایا جاتا ہے ایسے کمروں کے اندر جہاں پر کیمراز نہیں ہوتے، اور وہاں پر ان کا ریپ تک کیا جاتا ہے. بلکہ کئی جگہوں پر گینگ ریپ تک اور ٹارچر تک وہاں پر ان کو کیا جاتا ہے، بلکہ راڈ تک وہاں پر استعمال کیے جاتے ہیں. کئی لیڈیز کے بارے میں بتایا گیا کہ جب وہ رات کو ان کو لے جایا گیا، کبھی وہ واپس لوٹ کر گئی ہی نہیں، مطلب ان کو واپس کبھی لایا ہی نہیں گیا. اور اس کے بعد ایک میل آدمی بھی تھا، اس میں بھی بتایا کہ جب ان کیمپس کے اندر وہ موجود تھا تو اس کو بھی ریپ کا سامنا یہاں پر کرنا پڑا تھا. When you say they abused you, how? That any man cannot accept that. You're saying they raped you. I can't forget that. I didn't tell anybody until now. اس کے علاوہ جو کیمپس کے اندر لوگ ہوتے ہیں ان کا ڈی این اے ٹیسٹ اور بلڈ ٹیسٹ بھی لیے جاتے ہیں. پہلے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اصل میں کہ یہ کیوں کرتے ہیں، لیکن بعد میں یہ سمجھ آتا ہے کہ چائنا ان لوگوں کے شاید آرگنز کے جو ہیں وہ ٹریفکنگ کرتا ہے. میں یہ شاید کے لفظ سے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ خود سے میں ایڈ کر رہا ہوں. وہ اس لیے کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو چائنا کے اندر جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ فون کرتے ہیں تو چائنا کے اندر ہر ٹائم پہ ہمیں آرگنز جو ہیں وہ مل جاتے ہیں. China claims it stopped harvesting prisoners' organs in 2015.
But in 2019, the tribunal found that the constant supply of organs available in Chinese hospitals. कई डॉक्टर ये क्लेम करते हैं कि चाइना वहाँ पर जो है वो पूरे सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गन्स की जो ट्रैफिकिंग की जाती है, जो गुर्दे फेफड़े निकाल के बेचे जाते हैं, वो चाइना की गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व रहती है. And 10 people got shot already, and they were wearing prisoners' uniform. To, as quick as possible, remove the liver and 2 kidneys. Then I thought he is alive. उसके अलावा यहाँ पर जो है बहुत से लोगों को फोर्स लेबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है. फोर्स लेबर के लिए इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि यहाँ पर जो बहुत सारी कंपनीज हैं उनके अंदर इनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवा दी जाते हैं जिसमें कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन उनको बस सारी जिंदगी के लिए स्लेव्स की तरह, गुलामों की तरह वहाँ पर बेच दिया जाता है. कई जगहों पर जो विगर्स होते हैं उन्हें पूरे चाइना के अंदर बेच दिया जाता है, वहाँ पर वो काम करते हैं. और कई कंपनीज के अंदर जैसे नाइकी, एडिडास, आईफोन, फॉक्सवैगन, इन सब कंपनीज हैं और बहुत सारी कंपनीज जो चाइना के अंदर काम करती हैं उनके अंदर वीगर्स को इस्तेमाल किया जाता है. फोर्स लेबर की तरह, चीप लेबर की तरह इनको इस्तेमाल किया जाता है, सस्ते लेबर की तरह इनको वहां पर भी इस्तेमाल किया जाता है. बल्कि फॉक्सवैगन से जब जो उसके मालिक थे, जब उनसे पूछा गया कि आपकी कंपनी में इस्तेमाल किया जाता है वीगर मुसलमानों का, तो आपका इस पर क्या कहना है, तो वो आदमी ये कहता है. There's re-education camps for 1 million Uyghur people that you don't know about that. I'm not aware of that. मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि वीगर के साथ क्या हो रहा है, ये क्या फर्क. वैसे भी एक कैपिटलिस्ट आदमी है, उनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है. तो इन कैंप्स के अंदर इस तरह से लोगों को टॉर्चर किया जाता है, उनको वहां पर तकलीफें पहुंचाई जाती हैं. लेकिन ये जो हाल में आपको बता रहा था, ये जो सेल्स थे, मतलब ये जो 400-300 के करीब जो अभी तक वहां पर जो कैंप्स हैं, उनके अंदर ये टॉर्चर वीगर मुसलमानों को वहां पर किया जाता है और उनको किसी सजा की वजह से अंदर नहीं रखा गया, वैसे ही इनको अंदर रखा गया है. वीगर होने की वजह से, मुस्लिम होने की वजह से इनको अंदर इन कैंप्स के अंदर रखा गया है. अच्छा, एक चीज मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये अभी तक कहा जा रहा है कि ये आने वाले टाइम में और बढ़ जाएंगे कैंप्स, क्योंकि चाइना जो है वो एक बड़े लेवल पर इनकी आइडेंटिटी को बदलने की कोशिश कर रहा है और वो शायद सारी पॉपुलेशन को इन कैंप्स के अंदर डाल देगा. ये तो सिर्फ कैंप्स का मंजर था. आइए जरा कैंप से बाहर निकलते हैं और पूरे शिंगजान को समझते हैं. मतलब पूरा जो कैपिटल है आज के टाइम उसको कैसे शेप किया जा रहा है. पूरे शिंगजान के अंदर आपको कैमरास दिखते हैं, हर जगह पर कैमरास लगे हैं, वो आपके फेशियल रिकॉग्निशन कर रहे होते हैं, हर जगह पर आपको चेक किया जाता है. हर 200 किलोमीटर के अंदर आपको चेकिंग पॉइंट दिखता है जहां पर वीगर की चेकिंग की जाती है, उनके मोबाइल चेक किए जाते हैं, फेस रिकॉग्निशन किया जाता है, उनकी आईडी चेक की जाती है, सब कुछ वहां पर उनका चेक किया जाता है. बल्कि मस्जिदों के अंदर 1000 के करीब शिंगजान के अंदर जो मस्जिदें हैं उनके अंदर ऐसी मशीन वहां पे की गई हैं जो चेक करती हैं आपके फोन और हर चीज को कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं. उसके अलावा फोन्स के अंदर अगर आप जो है ऐप इंस्टॉल की जाती है जिसके अंदर आपका एथनिसिटी क्या है, आप कौन है, वो सब कुछ चीजें मेंशन उसके अंदर होती हैं और उस ऐप को आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते. उसके अलावा आप अगर व्हाट्सएप या टेलीग्राम यूज करते हैं तो आपको एक दूसरी नजर से भी देखा जाता है. साथ किसी सिटी के अंदर जाते हो, किसी हॉस्पिटल के अंदर जाते हो तो वहां पर भी आपको चेकिंग करवानी पड़ती है. वीगर होने की वजह से चेकिंग करवाती है. मतलब बाजारों में अगर आप जा रहे हो तो आम जो हान चाइनीज है वो आजादी से वहां पर फिरते हैं, लेकिन वीगर जो हैं उनको लाइनों में खड़ा करके उनसे ये चेक किया जाता है कि भाई तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, चीजें क्या है, ये सब चीजें की जाती हैं. उसके अलावा जो चाइना जो है वो इस्लाम को ना वायरस कंसिडर करता है और वो ये कहता है कि ये वायरस है, ये अगर वीगर्स को लग जाएगा तो वो जो है वो खराब हो जाएंगे. इसीलिए कई बार जो वीगर मुसलमानों के जो बच्चे होते हैं उनको बचपन से ही छीन कर उनसे ऑस्ट्रेलिया में डाल दिया जाता है ताकि वो अपना कल्चर या तहजीब या मदर जो लैंग्वेज होती है वो ना सीख सकें और उनके अंदर कहीं इस्लाम ना आ जाए. कई लोगों की जो दाढ़ी अगर बढ़ी जाए तो आपको एक्सट्रीमिस्ट समझा जाएगा, आपको कैंप्स में डाल दिया जाएगा. मतलब कि कोई औरत है वो हिजाब करती है या लिबास ऐसे पहनती है तो उसको भी ऐसी नजर से देखा जाएगा और उसके कपड़े सड़क पर काट दिए जाते हैं आप अगर इस तरह के कोई कपड़े पहन लो. और अगर कोई आदमी देख ले एक ऐसी औरत को जो हिजाब करती है तो उस पर केस हो जाता है कि भाई तूने देखा था तो तूने बताया क्यों. वो इस्लाम को पूरी तरह से वायरस समझते हैं. बल्कि रमजान के महीने में ये चीज कंपलसरी कर दी गई कि रोज सुबह के टाइम वीडियो बना वो अपने जो मतलब गांव है उसका जो हेड है, मतलब हर गांव को उन्होंने हेड बनाया हुआ है जो चेक करता है वहां पर, एंड वो हेड जो है वो उसको सेंड करोगे और उसे बताओगे कि आप आज के दिन रोजा नहीं रखा था, आपने खाने खाए थे. मतलब रमजान के अंदर ये पॉलिसी उन्होंने इख्तियार कर रखी थी. इसके अलावा वहां पर इथियस की पार्टियां करवाई जाती है. आप अगर उनमें नहीं जाते तो आपको एक्सट्रीमिस्ट समझा जाएगा, आपको कैंप्स में डाल दिया जाएगा. और इन पार्टीज में अंदर जो वीगर मुस्लिम औरतें हैं उनको
हान चाइनीज मर्दों के साथ पार्टियां करवाई जाती हैं और उनको एंगेजमेंट बनाने के लिए वहां पर सारों को मर्द औरतों को मिलाया जाता है। और इसके अलावा जो ईथियस काम, जो ये शराब या पीना या जो घटिया काम ईथियस करते हैं, वो अगर आप नहीं करते तो भी आपको जो है वो एक्सट्रीमिस्ट समझा जाता है। उसके अलावा जो वीगर औरतें हैं उनके साथ जबरदस्ती शादियां तक वहां पर करवाई जाती हैं। मतलब जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज चला रही है कि भाई वहां पर जो है वो हान चाइनीज जो मर्द हैं वो वीगर औरतों से शादियां। इसके लिए उन्होंने एक वीडियो भी जारी की थी जिसके अंदर दोनों हान चाइनीज, मतलब ये कपल भी जो है वो इनके हान चाइनीज ही थे, उनके जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही थी और टीवी पर कैंपेन चलाई जा रही थी कि तुम शादियां करो और इससे क्या होगा, हमारी एथनिसिटी बढ़ेगी। मतलब गवर्नमेंट कैंपेन चला रही है, तुम शादियां करो, पैसे दे रही है। और हान चाइनीज जो मर्द हैं उनको ये कहा जा रहा है कि तुम तब तक तुम बड़े नेशनलिस्ट हो जाओगे, बड़े अच्छे चाइनी हो जाओगे जब अगर तुम वीगर औरतों से शादियां करते हो। और अगर वीगर औरतें इस शादी से इनकार करती हैं तो उन्हें एक्सट्रीमिस्ट समझा जाएगा और उनको उठाकर कैंप्स में डाल दिया जाएगा और वहां पर उनको टॉर्चर तक किया जाता है। तो इसलिए ये एक पूरा प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि वहां पर जो हान चाइनीज जो मर्द हैं वो वीगर औरतों से फोर्सफुली वहां पर शादियां करें। इसके बाद जो चाइना ने एक पॉलिसी चलाई हुई है पिछले कई सालों से, और बिकमिंग अ फैमिली पॉलिसी, इसके जरिए क्या किया जाता है कि वो औरतें जो घरों में अकेली रहती हैं, जो वीगर मुस्लिम औरतें हैं जो घरों में अकेली रहती हैं, उनके घरों पर मर्द भेजे जाते हैं। वो इस तरह से कि उनके जो मर्द हैं वो क्योंकि अभी कैंप्स के अंदर मौजूद हैं और पीछे जो औरतें हैं वो घर में अकेली रहती हैं, तो वहां पर हान चाइनीज जो मर्द हैं उनको भेजा जाता है कि वो महीने में 5 दिन उनके घर में रहेंगे, ठीक है, और वो उनको चाइनीज लैंग्वेज सिखाएंगे, ठीक है, उनके साथ खाना शेयर करेंगे। एंड सिर्फ घर के अंदर ही वो साथ नहीं रहेंगे बल्कि वो रात को भी वहीं पे रहेंगे एंड वो कमरों के अंदर ही नहीं, बेड तक वहां पर उनको शेयर करना होगा। औरतों के बेड्स तक उनके मर्दों को भेजा जा रहा है। ये पूरी तरह से चाइना अपनी मिशनरी इसको इस्तेमाल करता है इस काम के लिए। और एक बड़ी डिस्टर्बिंग, एक बहुत तकलीफ दे एक वीडियो भी सामने आई थी जहां पर वीगर औरतों के घर में 3 चाइनीज मर्दों को भेज दिया गया और वो एक औरत अपने बच्चे को सीने से लगाकर ऐसे वो लेटी हुई है। और चाइना जो है ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी के अंदर वीगर्स की जो मतलब एक बेसिक राइट है, इंसानों का जो बेसिक ह्यूमन राइट है, वो भी उनसे छीन रहा है और इस तरह से उनके ऊपर हान चाइनीज को मुसल्लत कर रहा है। और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं लगता कि वो मैं बता सकता हूँ ये चीज़ें। और इस तरह से पूरी तरह से उसके अलावा जो वीगर्स के वहाँ पर मतलब कि वो जो जगहें थी उनसे छीनी जा रही हैं, उनके घर जो थे वो उनसे छीने जा रहे हैं। कई कंपनीज उनके घर उनसे छीन लेती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। उनकी जो कब्रें थी उनको तबाह कर दिया गया है, वो उनके पुराने बाप दादा की कब्रें थी उनको वहां पर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। और बहुत सारी चीजें जो हैं वो वीगर से उनसे छीन ली जाती है। इसीलिए जो वीगर्स मुस्लिम्स वहां पर रहते हैं वो वहां से छोड़कर भाग रहे हैं। मतलब कई जो हैं वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जा रहे हैं, कई लोग तुर्की जा रहे हैं और कई लोग जो हैं वो पाकिस्तान भी आए हैं। ये मेजॉरिटी पाकिस्तान के अंदर गिलगित के एरिया के अंदर और रावलपिंडी के एरियाज के अंदर रहते हैं। लेकिन पिछले कई टाइम से चाइनीज ने इनका जीना दूसरे मुल्कों के अंदर भी हराम कर रखा है। चाइनीज नोटिस जारी करता है कि भाई जी बताओ तुम्हारे मुल्कों के अंदर कितने वीगर मुस्लिम्स रहते हैं, ये हमारे खिलाफ चलते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर वीगर जो हैं आज के टाइम अपनी आइडेंटिटी, अपनी इंसानी, अपने बेसिक राइट्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो शिंजियान के अंदर, मतलब अगर आप कैंप्स के अंदर समझ रहे थे कि वो बड़ा जुल्म है, तो जो बाकी जो पूरा शिंजियान है वो भी किसी जेल से कम नहीं है, क्योंकि वो 1 करोड़ वीगर मुसलमानों की जेल है। मतलब 1 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन के साथ ये सारा जुल्म जो है वो वीगर वहां पर कर रहे हैं। और हर लेवल पर वहां पर एथनिसिटी और हर लेवल पर उनकी आइडेंटिटी को बदलने की कोशिश। और जो वीगर्स है ना, इनका एक आदमी था उमर नाम का, ये पाकिस्तानी नेशनल है। और ये जब 1949 के अंदर चाइना ने ईस्ट तुर्किस्तान के ऊपर कब्जा किया था ना, तब ये इनकी फैमिली पाकिस्तान आ गई थी। बाद में इनको नेशनैलिटी भी मिल गई थी। अब ये उमर जो आदमी है ना, ये पिछले कई टाइम से क्या कर रहा है कि बहुत सारे जो वीगर्स है पिछले 10-12 सालों के अंदर, उनको उनकी फैमिलीज को ये निकाल कर पाकिस्तान ले आया था। और ये कहता ये था, इतना अच्छा आदमी कि अगर वीगर्स को मैं नहीं बचाऊंगा तो कौन बचाएगा, मेरे लोग हैं। तो इतना अच्छा आदमी था ये। और ये यहाँ पर क्या कर रहा था कि यहाँ पर ना बच्चों को बढ़ा रहा था, अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर जो है वो सिखाने की कोशिश कर रहा था, ताकि अब इसके बच्चे जो हैं वो अपने कल्चर या आइडेंटिटी न भूल। और ये यहाँ पर चीजों और अपने कल्चर को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब चाइनीज अथॉरिटीज ने पाकिस्तानियों को प्रेशर डाला तो पाकिस्तानियों ने उमर था इसको अरेस्ट कर लिया, इसको मारा गया, इसको बेल्ट के साथ मारा गया। बहुत मारा जी, मेरा यहाँ जख्म है, देख सकते हैं आप लोग। मुझे पट्टों से मारा मुझे।
अब ये काम मत करें, हमारे चाइना पाकिस्तान दोस्ती मत ख़राब करें। मैंने कहा यार मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेहरबानी करें, मेरा हक के बच्चों को ये तालीम दिलाना है मेरा। और बाद में इस सदमे के साथ इसके फादर भी चल बसे। तो इस तरह से इसको पाकिस्तान में ट्रीट किया गया था। हालांकि ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी नेशनल होने के बाद भी पाकिस्तानियों ने इसका इस तरह सा रवैया इख्तियार किया। आज भी ये पाकिस्तान में छुप कर किसी एरिया में रहता है, हमें नहीं पता। कई टाइम से मैंने इसकी कोई मतलब वीडियो वगैरह नहीं देखी। ये सिर्फ एक उम्र की बात नहीं है, मतलब चाइना के अंदर जो इतना बड़े लेवल पर जेनोसाइड हुआ है, तो इस पर पाकिस्तान को या ओवर द वर्ल्ड जो भी मुस्लिम कंट्रीज है सबको इस पर एक रिएक्शन लेना चाहिए था। और आज तक अभी भी ये कंटिन्यू ये जेनोसाइड वहां पर किया जा रहा है, लेकिन ना इस पर कोई डिबेट करता है, ना इस पर बात करता है। लेकिन जब इमरान खान से पूछा गया था कि भाई ये जो वीगर्स के साथ हो रहा है आप इस पर क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है। Okay. What's your stance on China's treatment of Uyghur Muslims? Frankly, I don't know much about that. और एक तरफ इमरान खान तस्बीह लेकर फिरते हैं, उम्मत मुसलमान के चैंपियन बनते हैं, यूएन में ला इलाहा पढ़ते हैं और बहुत कुछ करते हैं। लेकिन जब उनसे वीगर्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं है। और ये सब इसी तरह के रिएक्शन दूसरे मुस्लिम कंट्रीज ने भी दिए हैं। अब वजह यह है कि जो आज के टाइम मुसलमान है ना, वो डॉलर हो या चाइनीज करेंसी हो, हम ईमान बड़े सस्ते में बेच रहे हैं पिछले कई टाइम से। लेकिन यहाँ पे सवाल बस मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या हमें चाइना को बायकॉट करना चाहिए? हम आज के टाइम एक बड़ा रिलाई करते हैं चाइना के ऊपर, और हमारी मिलिट्री और दूसरी चीज़ों के अंदर भी हम चाइना के ऊपर ही रिलाई करते हैं। क्या हमें चाइना को बायकॉट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए? आज जो मुसलमानों की हालत हो चुकी है उस पर क्या इम्पोर्टेंट बनता है, और किस हालत में आज मुसलमान गिर चुके हैं? मतलब मुझे मुसलमानों की बर्बादी का हाल ये दिखता है कि मतलब मुसलमान इतने बर्बाद हो चुके हैं कि उनकी बर्बादी के ऊपर कोई बात करने वाला नहीं है, कोई डिबेट करने वाला नहीं है, कोई आर्टिकल छापने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि तुम कितने बर्बाद हो चुके हो। ये कितनी तकलीफ दे बात है। और उसके अलावा हम कितने लोगों की और लाशें उठाएंगे, मतलब कितने और लोगों की लाश उठाएंगे? ये वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर ये तो कहते रहेंगे ये अमन का दौर है, ये सेकुलर दौर है, ये अमन का दौर है, ये तो कहते रहेंगे। और कितनी इंटरेस्टिंग बात है, सेकुलरिज्म ने दो बड़े आइडियाज पैदा किए थे ना, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। और कैपिटलिस्टों ने जो है वो गजा के अंदर जेनोसाइड किया है, और कम्युनिस्टों ने जो है वो चाइना के अंदर वो कर रहे हैं। तो ये अमन का दौर मुसलमानों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जिन लोगों के उसके साथ कोई एफिलिएशन है तो उनको लगता है तो लगता रहे, लेकिन मुसलमानों के लिए तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ से हमने लाशें नहीं उठाई। कोई ऐसा मुल्क नहीं है। हमने लीबिया से लाशें उठाई हैं, हमने फ़लस्तीन से लाशें उठाई हैं, सीरिया से उठाई हैं, यमन, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, कौन सा मुल्क है जहाँ से हमने लाशें